वेलकम टू ऑल। आई एम डॉक्टर ममता चौधरी। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स पढ़ा था। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे फैट सिंथेसिस या लिपिड सिंथेसिस। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में जान लेते हैं कि लिपिड्स क्या हैं। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि लिपिड्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बॉडी का, ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी का, और इनके केमिकल फॉर्मूले में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट्स ज़रूर होते हैं। फैटी एसिड्स में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की तुलना में एनर्जी, ऊर्जा ज़्यादा होती है। और फैटी एसिड्स जो हैं वो एक प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन साइड ग्रुप्स की लॉन्ग चेन पाई जाती है। फैटी एसिड्स जो हैं वो कई बायोमोलिक्यूल्स या जैव अणु से अटैच हो जाते हैं और जटिल संरचना बनाते हैं, जैसे ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉल्स। ग्लाइकोलिपिड्स यानी अगर शुगर के साथ लिपिड जुड़ जाएगा तो वो ग्लाइकोलिपिड्स कहलाएगा, लिपिड्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएंगे तो वो कहलाएंगे फॉस्फोलिपिड्स, और स्टेरॉल्स ग्रुप। सिंपल फॉर्म जो है फैट्स या लिपिड्स की वो है ट्राइग्लिसरॉल्स, और ये केमिकली डिफरेंट ग्रुप है। और इसका सबसे कॉमन फीचर है कि जो फैट्स या लिपिड्स हैं वो पानी में नहीं घुलते, यानी ये पानी में एविलेय होते हैं। जैसा आपने देखा भी होगा कभी कि अगर पानी के अंदर आप तेल की बूंदें डाल देंगे तो वो घुलती नहीं है, वो सतह पर आ जाती है। बायोसिंथेसिस, लिपिड्स के बायोसिंथेसिस क्या है? लिपिड्स का निर्माण करना ही कहलाता है लिपिड बायोसिंथेसिस। 1945 में डेविड रिटनबर्ग और कॉनराड ब्लॉच ने डेमोन्स्ट्रेट किया बायोसिंथेसिस टेक्निक के बारे में। उसके बाद 1950 में साहिल वकील ने डिस्कवर किया कि फैटी एसिड्स के बायोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उन्होंने बताया कि लिपिड बायोसिंथेसिस के दौरान जो इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती उत्पाद बनता है वो होता है मेलोनिल कोएंजाइम ए। लिपिड के बायोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से एंजाइम्स और कोफैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो हैं, इसमें दो मेन एंजाइम्स होते हैं लिपिड के बायोसिंथेसिस या जैव संश्लेषण में। पहला एंजाइम है एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, दूसरा है फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम। कोफैक्टर्स जो हैं वो हैं बायोटीन, NADH और मैग्नीशियम आयन। एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है उसकी सब यूनिट्स हैं कार्बोक्सिलेज सब यूनिट, बायोटीन कार्बोक्सिल कैरियर प्रोटीन एंड ट्रांस कार्बोक्सिलेज सब यूनिट। इन तीन से मिलकर बना होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम। फैटी सिंथेज एंजाइम जो है वो दो कंपोनेंट से बना होता है, फैटी एसिड सिंथेज फर्स्ट एंड फैटी एसिड सिंथेज सेकंड। ये एंजाइम भी लिपिड बायोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। लिपिड बायोसिंथेसिस या लिपिड का जो निर्माण है वो उसके मुख्य रूप से 3 स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स हैं फैटी एसिड का संश्लेषण होना, ग्लिसरॉल का संश्लेषण होना और ग्लिसरॉल व फैटी एसिड दोनों का कंडेंसेशन या संघनन होना। फर्स्ट स्टेप में फैटी एसिड के निर्माण के दौरान जो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है एक्टिवेशन या सक्रियण, यानी फैटी एसिड्स में सबसे पहले निर्माण होगा एसिटाइल एसाइल कैरियर प्रोटीन का और मेलोनिल ACP या मेलोनिल एसाइल कैरियर प्रोटीन, इन दोनों का निर्माण होना प्रारंभ होता है। इन रिएक्शंस को कैटेलाइज करने वाले एंजाइम हैं एसिटाइल ट्रांससाइक्लेज एंड मेलोनिल ट्रांससाइक्लेज एंजाइम। एक्टिवेशन की शुरुआत कैसे होगी? जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो एसाइल कैरियर प्रोटीन के साथ जुड़ जाएगा और बना लेगा एसिटाइल एसाइल कैरियर प्रोटीन। इस तरह से मेलोनिल कोएंजाइम ए जो है वो ACP या एसाइल कैरियर प्रोटीन के साथ जुड़ के बनाएगा मेलोनिल एसाइल कैरियर प्रोटीन, और कोएंजाइम ए जो है वो रिलीज़ हो जाएगा।
नीचे ये स्टेप्स दे रखे हैं कि एक्टिवेशन हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो बना लेगा एसिटाइल ACP, और जो मेलोनिल कोएंजाइम ए है वो बना लेगा मेलोनिल ACP। कंडेंसेशन रिएक्शन, अब ये जो दो प्रोडक्ट बने हैं एसिटाइल ACP और मेलोनिल ACP, ये दोनों आपस में जुड़ के बनाएंगे एसीटो एसिटाइल ACP, यानी एसीटो एसिटाइल एसाइल कैरियर प्रोटीन। इनके कंडेंसेशन को एक्टिवेट करने वाला एंजाइम है एसाइल मेलोनाइल ACP कंडेंसिंग एंजाइम। रिडक्शन रिएक्शन, एसिडो एसाइड ACP जो है वो रिड्यूस हो जाएगा किस में, D3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल ACP में, जहाँ पर जो NADPH है वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, और इसमें इस रिएक्शन को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम है बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज। उसके बाद होगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन, यानी जो D3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइल ACP बना है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा और क्या बनाएगा, क्रोटोनिल ACP, और इस रिएक्शन को उत्प्रेरित या कैटेलाइज करेगा 3 हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रेटेज एंजाइम। नेक्स्ट रिएक्शन जो आएगी लिपिड बायोसिंथेसिस में वो आएगी रिडक्शन रिएक्शन। ये फाइनल स्टेप है जिसमें जो ACP है, जो क्रोटोनाइल ACP है वो ब्यूटेराइल ACP में रिड्यूस हो जाएगा, और इसमें NADPH रिडक्टेंट के रूप में काम करेगा, और रिडक्टेज एंजाइम जो है वो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ फर्स्ट इलोंगेशन साइकिल। तो फर्स्ट स्टेप में जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ब्यूटेराइल ACP। सेकेंड राउंड जो होगा बायोसिंथेसिस का, उसमें जो ब्यूटेराइल ACP है वो कंडेंस होगा मेलोनाइल ACP के साथ और बनाएगा बीटा कीटो एसाइल ACP। उसके बाद रिडक्शन, डिहाइड्रेशन एंड सेकेंड रिडक्शन, उसकी वजह से जो कीटो एसाइल ACP है वो बनाएगा C6 एसाइल ACP, जो इलोंगेशन या चेन इलोंगेशन, फैटी एसिड्स की जो चेन इलोंगेशन है इसके थर्ड राउंड में प्रवेश करेगा। इस तरह से जो चेन्स हैं वो बनती जाएंगी फैटी एसिड्स की। टर्मिनेशन तब तक नहीं होगा फैटी एसिड सिंथेसिस का जब तक कि 16 कार्बन युक्त पामिटॉयल ग्रुप ना बन जाए। ये पामिटॉयल ग्रुप जो है ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा थियोएस्ट्रेज एंजाइम की हेल्प से, जिससे बनेगा पामीटेट। फैटी एसिड सिंथेसिस में फैटी एसिड के निर्माण का जो पूरा जो नेट प्रोडक्शन है वो है कि इसमें 8 एसिटाइल कोएंजाइम A इन्वॉल्व होंगे जो 12 NADPH और 7 ATP की हेल्प से बनाएंगे पामीटेट। ओवरऑल नेट रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ 7 मेलोनाइल कोएंजाइम A प्लस 14 NADPH ग्रुप के साथ बनेगा पामीटेट। नाउ अब ये जो हमने पढ़ा इसके अंदर नेट रिएक्शंस के अंदर, तो इसमें हमने जैसा कि हमने भी पहले डिस्कस किया कि 3 स्टेप्स हैं इसमें, फैटी एसिड की सिंथेसिस करना, ग्लिसरॉल का सिंथेसिस करना एंड ग्लिसरॉल व फैटी एसिड का सिंथेसिस करना। तो हमने अभी जितने भी स्टेप्स पढ़े उसमें पढ़ा कि जो फैटी एसिड्स जो चेन है वो उसके 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, चैन इलोंगेशन एंड चैन टर्मिनेशन, जिसके फलस्वरूप पामीटेट बनता है। ग्लिसरॉल के निर्माण के लिए ग्लिसरॉल का जो निर्माण होता है वो हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट्स के जो है वो अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट में बदल जाएगा, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो होगा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और फिर जो ग्लिसरोफॉस्फेट है वो अल्टीमेटली बना लेगा ग्लिसरॉल। तो इससे फैटी एसिड्स भी बन गए, ग्लिसरॉल्स भी बन गए। थर्ड स्टेप में जो फैटी एसिड्स के जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल से मिलके बनाते हैं फैटी एसिड, जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। तो एंड में डाइग्लिसराइड्स मॉलिक्यूल बनते हैं और फिर ये फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम A
इनसे एक बार फिर जुड़ जाएगा और एसाइल ग्रुप जुड़ने से ये ट्राइग्लिसराइड या फैट का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। फंक्शंस इन लिपिड्स। लिपिड्स का क्या फंक्शन है? सबसे पहले जो पहला फंक्शन है फैटी एसिड्स का वो है फोटोसिंथेसिस के अंदर। क्लोरोफिल की जो चेन होती है या क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें फैटी एसिड्स जो है मॉलिक्यूल वो इन्वॉल्व होता है, यानी ये फैटी एसिड्स जो है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट या संरचनात्मक घटक के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा ईटीसी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें जो यूबिक्विनोन है वो भी फैटी एसिड मॉलिक्यूल से ही मिलके बना होता है। कैरोटिनॉइड्स जो है वो भी फैटी एसिड्स के ही डेरिवेटिव्स हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि कैरोटिनॉइड्स जो हैं एक प्रकार के पिगमेंट्स हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और कैरोटिनॉइड्स जो हैं ये सनलाइट की जो यूवी लाइट्स हैं उनसे प्लांट्स को बचाते हैं, तो इसे हम कहते हैं फोटो प्रोटेक्शन। कलरेशन, किसी भी प्लांट को कलर देने वाले, चाहे वो क्लोरोफिल्स हो, क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर आएगा प्लांट्स में, कैरोटिनॉइड्स की वजह से येलो ऑरेंज कलर आता है। तो ये भी जो पूरा कलरेशन है ये फैटी एसिड डेरिवेटिव्स के कारण ही आता है। इसके अलावा फैटी एसिड्स जो है वो सेलुलर मेम्ब्रेन का भी निर्माण करते हैं, जैसे कि गैलेक्टोलिपिड्स के रूप में, या जिनको हम ग्लाइकोलिपिड्स भी कहते हैं। तो जैसे कि अब आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है, तो उसमें जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो मेन कंपोनेंट होता है। ट्रांसपोर्टर्स, जो फैटी एसिड्स हैं वो ट्रांसपोर्टर्स के रूप में भी काम करते हैं, यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स को ले जाने का जो काम है वो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स या उनके डेरिवेटिव्स करते हैं। कम्युनिकेशन, एक सेल का दूसरी सेल से जो कम्युनिकेशन है वो फैटी एसिड मॉलिक्यूल की हेल्प से होता है, क्योंकि ये कैरियर के रूप में काम करते हैं या ट्रांसपोर्टर्स के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा अन्य फंक्शन हैं लिपिड्स के कि ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो या एनिमल्स हो, उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी रक्षा जो है फैट ही करता है, क्योंकि फैट जो होता है वो एडिपोज लेयर के रूप में पाया जाता है। यही एडिपोज लेयर जो है जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि ब्रेन, लंग्स, किडनीज, हार्ट, इन सबको सुरक्षा प्रदान करता है। तो एक फंक्शन ये भी है फैटी एसिड्स का कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जैसा कि हमने भी पहले पढ़ा कि जो फैट्स हैं वो हाई एनर्जी सोर्स के रूप में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हमें 1 ग्राम फैट से ही 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जबकि हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी ही मिलती है। तो इस तरह से लिपिड जो हैं वो हाई एनर्जी का भी सोर्स है। इसके अलावा प्लांट्स में सीड्स और फ्रूट्स होते हैं, उनमें भी जो फूड होता है वो फैट्स के रूप में संचित होता है। ऑयली जो सीड्स होते हैं उनमें फ़ैट पाया जाता है, जो भी कि भोजन संग्रह अंग के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा फैट्स जो है वो हीट इंसुलेशन का भी काम करते हैं, यानी जो चाहे वो एनिमल्स हों या ह्यूमन बीइंग्स हों, उनकी त्वचा के नीचे या स्किन के नीचे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर क्या सी लेयर होती है? एडिपोज लेयर। तो ये जो एडिपोज लेयर है ये सुरक्षा के साथ साथ हीट इंसुलेशन का काम भी करती है। तो इसे जनरली कह भी देते हैं कि जो मोटे लोग होते हैं उन्हें सर्दी कम लगती है। उसका रीज़न यही है कि उनकी जो एडिपोज लेयर है वो थिक होती है। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स के अंदर कई सेक्स हार्मोन्स हैं, वो भी फैटी एसिड से ही मिलके बने होते हैं, जैसे कि एडिनोकॉर्टिकॉइड्स हैं, This is all about functions of fatty acids in plants. आप इसमें फैटी एसिड्स के सिंथेसिस या फैट मेटाबॉलिज्म या फैट एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म, इसकी स्टडी के लिए जो रेफरेंस ले सकते हैं वो लेनिंजर
और बुकनन, दोनों बुक को रेफ़र कर सकते हैं। So this is all about biosynthesis of lipids. Thank you.